हम देखेंगे यहाँ 7 अप्रैल के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने हाईलाइट करके पहले से रखा है। अब यहाँ पे है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मस्ट टेक डाउन पीआईबी फ्लैग फेक न्यूज़। तो इसमें क्या हुआ है कि पीआईबी, जो आपको पता है पीआईबी के बारे में, तो पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसने ये कहा है कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके का फेक न्यूज़ है, ठीक है, तो उसको जब पीआईबी ये कर देती है, मतलब उसको बोल देती है, रिकॉग्नाइज़ कर देती है कि ये फेक न्यूज़ है, तो उसको उस प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो ऐसा बताया गया है। तो इसमें देखो, सेंटर अमेंड आईटी लॉ। तो सेंटर ने क्या किया है, अमेंड किया है आईटी लॉ को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ को। इंटरमीडियरीज कैन नॉट बैंक और सेक्शन 79 दैट गिव द इम्यूनिटी बाय द यूज़र। तो जो भी कंटेंट पुट किए जाते हैं सेक्शन 79 के अंतर्गत ये बताया गया है कि पुट अप बाय यूज़र दे हैव टू रिमूव एंटी गवर्नमेंट पोस्ट वंस पीआईबी सेंड आउट अलर्ट। ठीक है, तो एंटी गवर्नमेंट पोस्ट जो होंगे उसको हटाना पड़ेगा। अब देखो, गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो जिसकी सरकार है, क्योंकि वो इलेक्ट करके आए हैं, तो इस पे जैसे जनता चुन रही है उनको, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी, ये गवर्नमेंट की बात चल रही है यहाँ, पर्टिकुलर किसी पर्सन की नहीं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी एंटी गवर्नमेंट पोस्ट होता है, अगर पीआई उस पर अलर्ट जारी करती है अलर्ट, तो उस चीज़ को हटाना पड़ेगा। इसमें बताया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड अदर इंटरमीडिएटरीज ऑन द इंटरनेट आर नाउ रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट फेक न्यूज़ आर्टिकल अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट डीम्ड एंड डिक्लेयर एज सच बाय प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है कि जो फेक न्यूज़ आर्टिकल्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, अगर वो डिक्लेयर कर दिया जाता है पीआईबी के द्वारा कि वो फेक न्यूज़ है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, टेकन डाउन फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म व्हेन दे आर अलर्ट टू सच पोस्ट। तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। The changes were notified on Thursday evening through the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आईटी मतलब इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2023 के तहत ये हुआ है और अमेंड किया गया है आईटी रूल 2021 को। तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। सोर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड आईबी, उन्होंने क्या हैड अर्लियर टोल्ड दैट, मतलब उन्होंने द हिंदू को ये चीज़ें बताई, चेक यूनिट वुड रीच आउट द रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू गेट देयर व्यूज़ ऑन वेदर अ पीस ऑफ न्यूज़ इज़ फेक और नॉट। तो वो बता देंगे पीआईबी कि वो फेक है कि नहीं, एंड टेक कॉल अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को लेना होगा। अगर फेक नहीं है तो नहीं ज़रूरत है हटाने की, अगर वो फेक न्यूज़ है और उन्होंने बोल दिया ये फेक है तो वो हटाना पड़ेगा, ठीक है, एक तरीके से जस्टिफाई करना होगा। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है वॉट, मतलब वो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, वॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग is that if there is an aggrieved party and party that is causing the aggrievement, then section 79 of IT Act 2000 will not be safe harbor to prevent a dispute being adjudicated in court। तो वो चीज़ कोर्ट में डिसाइड की जाएगी। अमेंडमेंट क्या है, देखो, अमेंडमेंट टू चेक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। तो एक यहाँ पे एक और हमें मिल गया पढ़ने के लिए, ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है ये। अमेंडमेंट किस चीज़ को लेके की गई है, चेक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। तो जो भी आपको पता होगा, बहुत सारे आप देखते होंगे एडवर्टीज़मेंट आते हैं, ठीक है, कि कैसे वो ऑनलाइन जीत सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम आपको तो पता ही होंगे। तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें क्या बातें की गई हैं ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के लिए, ये हम देखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये याद रखना है यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है, उन्होंने एक रिलीज़ किया है अमेंडमेंट आईटी रूल 2021 के लिए, और ये है कि किस चीज़ के लिए किया है, टू रेगुलेट ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, मतलब जिसमें रियल मनी लग रही है, जैसे कॉइन वगैरह, ये नहीं बात हो रही है कि आप हाइपोथेटिकली जीत रहे हो और फिर उसको आप अपने गेम में नेक्स्ट लेवल पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो बात नहीं की जा रही। जहाँ पे रियल मनी की यहाँ पे बात हो रही है, ये याद रखना है। तो रियल मनी गेम्स जो होते हैं उसकी बात की जा रही है, वेयर यूज़र हैव टू रिस्क मनी टू प्ले, वाइल द आईबी इशू अ फ्रेश एडवाइजरी वार्निंग मीडिया एंटिटीज़ अगेंस्ट एयरिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स। तो बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म जो हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि कोई भी मीडिया एंटिटीज़ है वो एयर नहीं करेगी एडवर्टीज़मेंट, जैसे कि जो बेटिंग सट्टेबाजी जो होती है, ठीक है,
बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म जो होंगे उनका ऐड नहीं चलाएगी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नहीं चलाएगी। बहुत सारे आप देखते होंगे, होता होगा ना कि इससे इतना मैंने लगाया और इतना जीत गए, इस टाइप के ऐड दिखाते नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उस पर रोक लगाने की बात यहाँ पे की गई है। ये चीज़ हमको यहाँ पे जान लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे हमें और कौन सा यहाँ पे पढ़ना है। और आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी जो हैं वो इसका एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे इतने पैसे जीत सकते हो। तो ये सब चीज़ें रेगुलेट करने की बात यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे एक आया है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक अ ब्लो फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम एंड फेयर प्रोसीजर। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पूरी बातें देखेंगे हम यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन इसमें है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सेटिंग असाइड द डिनायल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग परमिशन टू मलयालम चैनल मीडिया वन की बात की जा रही है, इज वन दैट protect the media against arbitrary action and bar the use of undisclosed national security consideration as pretext to shut down on outlet। मीडिया वन की बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है, हमें वही जानना होता है जो कोर्ट ने कहा हो, या हमारी कोई एक्ट अमेंडमेंट्स या कुछ हुए हों। कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो फॉर मीडिया फ्रीडम बाय रूलिंग दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट टर्न क्रिटिकल कवरेज और एयरिंग ऑफ क्रिटिकल ओपिनियन एज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। इसमें एक तरीके से जो अभी इसके पहले हमने पढ़ा था उसमें भी और इसमें भी क्या बात हो रही है कि किस तरीके से एक जो मीडिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फोर्थ पिलर कहते हैं मीडिया को, करेक्ट, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं। तो फोर्थ पिलर ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। The use of such technology represent expectation that press must support the establishment, उसको सपोर्ट करना चाहिए प्रेस को। ये सारी बातें की जा रही हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल चीज़ें भी यहाँ लिखी गई हैं, जमात इस्लाम और इस्लामी, ये सब वो सब हमको नहीं देखनी है, ठीक है। हमें कभी भी रिलीजन स्पेसिफिक चीज़ें अपने जो आंसर है 1 मिनट वहाँ पे उसको हमको नहीं करनी होती है, ठीक है। कि आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे हो और फिर अपने आंसर में जा कर के वही पॉलिटिकल जो भी न्यूज़ है, मतलब जो आपने पढ़ा है वो वहाँ पे आप लिख दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ओके। अब यहाँ पे देखो, सिग्निफिकेंट जजमेंट इज दैट, हाँ ये यहाँ से हमें जानना है सील्ड कवर प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। सील्ड कवर प्रोसीजर क्या होता है ये जानेंगे हम। हाँ, तो यहाँ क्या बात हो रही है, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट। तो जजमेंट जो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, और इज दैट सीक टू एंड द कैजुअल resort to sealed cover procedure by court by suggesting an alternative procedure to state claim of immunity from publication in public interest, ठीक है। तो इसको जो सील्ड कवर प्रोसीजर है इसको सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। देखो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जिसको स्पेलिंग वगैरह देखनी हो वो यहाँ से देख सकता है। तो देखो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सील एनवलप होता है और सिर्फ वो एक्सेसिबल होता है जजेस के लिए। तो ये बात यहाँ से हमको जाननी है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द बेंच हैज सेड दैट नाउ द एस्टैब्लिशमेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस द रेलिवेंट मटेरियल मस्ट बी डिस्क्लोज्ड द अफेक्टेड पार्टी इंश्योरिंग दैट द राइट टू अपील कैन बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, सील्ड कवर बाई कोर्ट सजेस्टिंग एन अल्टरनेटिव अप्रोच। तो ये अल्टरनेटिव अप्रोच ये बता रहे हैं, क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम पब्लिकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो मतलब वो सिर्फ जज देख पाएगा क्योंकि एक सील कवर प्रोसीजर हो जाता है एक तरीके से ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लेजिस्लेट एम फॉर पर्पस ऑफ लिमिटिंग प्रोसीजरल गारंटी के लिए वो ये चीज़ें करते हैं। तो बस इससे जब सिर्फ आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि जो ये चीज़ें हैं कई बार बस ये टर्म याद कर लो यहाँ पे जो आपको याद हो, सील, ठीक है, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस याद कर लो। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ओकेजनली क्या होता है, चाहे कोई कोर्ट हो मतलब लेसर कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करती है, जैसे उसमें क्या होता है, एक प्रैक्टिस होता है कि उसमें रिक्वेस्ट करते हैं वो, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन है
ठीक है। गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का वो सील इन्वलप में होता है, सील कवर होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल होता है जजेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हमको जान लेनी है। 1 मिनट। तो ये हो गई हमारी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे, इज़ द इंडिया भूटान रिलेशनशिप इंटैक्ट। तो इंडिया भूटान रिलेशनशिप के बारे में है चीज़ें, ठीक है। ये आप यहाँ से थोड़ा बातें जो की गई हैं, ठीक है, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भूटान प्राइम मिनिस्टर और ये सारी चीज़ें, ये यहाँ से आप देख सकते हो, और या तो फिर आपने स्टार्टिंग जहाँ से कवर किया होगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि PT 365 की IR का आ चुका है, तो आपको अगर पढ़ना हो तो उनके साइट से जाके आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए होगा, वैसे मैंने डाला भी हुआ है वीडियो, तो पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, 3-4 तो मैंने PT 365 का डाला है। और मुझे नहीं लगता कि अब एग्ज़ाम तक टाइम मिलेगा IR का डालने के लिए, तो आप खुद से ही पढ़ लेना। साइंस का मैं डाल दूँगी। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का देखो यहाँ पे आया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज़ पुलिस फोर्स। तो इससे रिलेटेड देख लो, यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड मोस्टली बात हुई है, देखेंगे। द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022, ये याद रखना है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 आया। ये जो रिलीज़ किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा अप्रैल में, 4 रैंक पुलिस फोर्सेस जो स्टेट बेस्ड होते हैं, वेरियस इंडिकेटर्स इसमें दिए गए हैं 4, तो वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट में भी अपने। अब इसमें बताया जा रहा है सच एज ऑफ वैकेंसी गेज द सैंक्शन स्ट्रेंथन ऑफ पर्सनल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटी। तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन और SC/ST कम्युनिटी की बात यहाँ पे करी गई है। इसमें कहा जा रहा है, डिस्पाइट ईयर ऑफ रिजर्वेशन कर्नाटका वॉज फाउंड टू बी द ओनली स्टेट टू मीट इस SC/ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कोटा। तो कर्नाटका इसमें नंबर 1 पे आया, ठीक है। कर्नाटका ने क्या किया, कर्नाटका का बताया जा रहा है यहाँ पे कि फाउंड टू बी द ओनली स्टेट टू मीट इस SC/ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कोटा with no other state UT managing to meet all 3 of their reservation target। तो मतलब सारे रिजर्वेशन टारगेटेड में कर्नाटका टॉप पे आ गया, करेक्ट, और कोई नहीं टारगेट कंप्लीट कर पाए। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट नोट दैट द गैप बिटवीन सैंक्शन एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ इन पुलिस फोर्सेज एट नेशनल लेवल रिमेन वरिंगली लार्ज। अब देखो इसमें बताया गया है 1 मिनट, हाँ, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेंगे, क्या बताया जा रहा है, ये तो हमने देखा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, नेशनल लेवल इट विल टेक अनदर 24 ईयर्स टू हैव 33% वुमेन इन पुलिस फोर्स अक्रॉस स्टेट। मतलब ये आप देख सकते हो हालत जो चल रही है कि नेशनल लेवल पे ये कहा जा रहा है कि अभी नेक्स्ट 24 ईयर्स लग जाएंगे 33% वुमेन का पुलिस फोर्सेस में रहना इस स्टेट में। मतलब समझ रहे हो, 33% के लिए भी 24 ईयर्स लग सकते हैं। दिस फिगर आर पार्ट ऑफ द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। और ये फिगर जो पता चली है वो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की तरफ से पता चली है, ये चीज़ यहाँ पे जान लेनी है। इंडियन ट्रैक पुलिस फोर्स, ये सारी चीज़ें बता गई। ओवरऑल तेलंगाना पुलिस हैव बैक द टॉप रैंक अमंग स्टेट विद पॉपुलेशन ओवर 10 मिलियन। तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना पुलिस वो टॉप रैंक आई है उसकी इस स्टेट में जिसकी पॉपुलेशन ओवर 10 मिलियन है, और वेस्ट बंगाल आया है लास्ट पे, ठीक है। तो हर ये अलग अलग कैटेगरीज पे निकाली गई हैं, ये भी आपको यहाँ पे जान लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमको जो यहाँ से देख लेनी थी थोड़ी बहुत, ओके। अब ये नेक्स्ट हमारा ये आ गया है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट में आया है, वाई इज जापान सर्कमवेंटिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल। तो रशियन ऑयल पे बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आज क्या आया है ये देखेंगे। जापान हैज़ बिन परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रसिया एट अ प्राइस अबव $60 पर बैरल, ठीक है। तो जापान क्या करती है, परचेज करती है ऑयल रसिया से, ठीक है, $60 पर बैरल प्राइस कैप पे, ठीक है, इम्पोज्ड बाई वेस्ट। और वेस्ट ने ये इम्पोज किया था सैंक्शन, ये आपको पता ही है, ठीक है। अबव द 60% पर कैप इम्पोज बाई, मतलब सॉरी कैप इम्पोज किया था उन लोगों ने, ठीक है। तो ये आपको जानना है यहाँ से। इसमें है, जापान डिसीजन टू परचेज ऑयल अबव द प्राइस कैप ब्रिंग द फोर्स द स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फेसिंग कंट्रीज टू सबवर्ट द वेस्ट $60 पर बैरल प्राइस कैप। ऑन मंडे ओपेक पता है सबको, ओपेक एंड रशिया डिसाइड टू कट देयर ऑयल आउटपुट बाई 3.66 मिलियन बैरल पर डे, सेंडिंग ऑयल प्राइस 6%। अब
आपको कुछ चीज़ें इसमें से जो हैं वो जान लेनी है। जैसे कि 1 मिनट, हाँ, G7 कंट्रीज़ जो हैं, द EU एंड ऑस्ट्रेलिया, उसने इम्पोज किया 60 पर बैरल प्राइस कैप ऑयल पे, रशिया स्टार्टिंग इन दिसंबर। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमको जान लेनी है। दूसरी चीज़ क्या हमको जाननी है, यहाँ देखो, सिंस रसिया कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 10% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई, एनी सिग्निफिकेंस रिडक्शन इन रशियन ऑयल सप्लाईज कुड सेंड ऑयल प्राइस सोरिंग, तो वो चीज़ इम्पैक्ट डाल सकती है। दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़ हमको ये जानना है, यहाँ से 1 मिनट, हाँ, तो ये चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। फिर विल राइजिंग ऑयल प्राइस थ्रेटन द वेस्ट, तो है ऑन मंडे ओपेक एंड रशिया डिसाइड टू कट देयर ऑयल आउटपुट, ये वाला हमने यहाँ से देख ही लिया है पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ पे ध्यान देने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी यहाँ पे देखनी थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिकमेंड CBI प्रोब अगेंस्ट ऑक्सफैम इंडिया फॉर FCRA वायलेशन। तो FCRA का वायलेशन हुआ, इसमें हम देखेंगे क्या बातें की जा रही हैं। ऑक्सफैम इंडिया लोगो है ये पे देख लो यहाँ पे। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने थर्सडे को रिकमेंडेड, मतलब क्या रिकमेंड किया, इन्वेस्टिगेशन CBI को करने के लिए इनटू द एलिज वायलेशन ऑफ FCRA प्रोविजन बाय ऑक्सफैम इंडिया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO वर्किंग ऑन फूड, मतलब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO है जो फूड, शेल्टर और एजुकेशन से रिलेटेड काम करती है वनरेबल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, ये आपको जानना होगा कि ऑक्सफैम इंडिया है क्या। ऑक्सफैम इंडिया फूड, शेल्टर और एजुकेशन को लेकर वनरेबल जो ग्रुप्स हैं उनके लिए काम करती है। तो FCRA जो हो, पहले FCRA एक्ट के बारे में यहाँ से आपको जानना ज़रूरी है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, रजिस्ट्रेशन ऑफ Oxfam India that enable it to receive foreign fund was not renewed by मिनिस्ट्री इन 2021। ठीक है, तो रिन्यू नहीं किया गया था उसको मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में। ऑन थर्सडे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर सेड दैट द NGO was registered under FCRA for undertaking social activities and registration was valid। उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो वैलिड रहेगी 31 तक। ठीक है, द ऑफिशियल सेड दैट द ऑक्सफैम कंटिन्यू टू ट्रांसफर फॉरेन फंड टू वेरियस अदर एंटिटीज़। वो बोल रहे हैं कि वेरियस जो अदर एंटिटीज़ हैं उनको वो फंड जो है ट्रांसफ़र करेंगे आफ्टर FCRA अमेंडमेंट 2020 विच प्रोहिबिट सच ट्रांसफ़र। तो मतलब एक हुआ नहीं था कि उनके बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ था और जो बताया जा रहा है कि 31 2021 तक ही वैलिड था, तो वो बोल रहे हैं कि आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि जो FCRA 2020 था वो प्रोहिबिट करता था ऐसे ट्रांसफ़र को। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट केम इन फोर्स ऑन September 29, 2022। ऑक्सफैम इंडिया ट्रांसफर फंड अदर NGO वायलेट प्रोविजन ऑफ FCRA, द ऑफिशियल सेड। पर वो कह रहे हैं ऑक्सफैम इंडिया ने जो ट्रांसफ़र किया है फंड NGO को, वो वायलेट कर रहा है जो भी प्रोविज़न है FCRA के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। रिकमेंडेशन, अ CBI इन्वेस्टिगेशन कम आफ्टर इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑन September 7 सर्च द ऑफिस ऑफ ऑक्सफैम इंडिया एंड सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक। तो मतलब वहाँ पे उन्होंने जो इनकम टैक्स वाले गए वहाँ पे जांच वगैरह की। एविडेंस क्या क्या मिला, ऑफिसर से द ईमेल फाउंड ड्यूरिंग IT सर्वे रिवील। तो बता रहे हैं कि ईमेल पाया गया है IT सर्वे से जो रिवील हुआ है और उसमें कहा गया है ऑक्सफैम इंडिया वॉज प्लानिंग टू सर्कमवेंट FCRA प्रोविजन बाई राउटिंग फंड टू अदर FCRA रजिस्टर्ड एसोसिएशन थ्रू प्रॉफिट कंसल्टेंसी रूट, कि प्रॉफिट कंसल्टेंसी रूट के चलते वो दूसरों को फंड करना चाहती थी, ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो इतनी नहीं हमको जाननी है। हाँ, ऑफिसियर एडेड दैट द Oxfam is registered to carry out social activities and transfer fund to CPR through associate and employees in the form of commission। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से जाननी है। ऑक्सफैम हैज़ मूव्ड अ पिटीशन, उन्होंने क्या किया है, पिटीशन डाला है दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट मिनिस्ट्री डिसीजन टू नॉट रिन्यू इट्स FCRA रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने पिटीशन डाला है कि वो उनका रिन्यू नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन उसके लिए। ऑक्सफैम इंडिया सेड इन अ स्टेटमेंट दैट इट इज़ फुली compliant with Indian laws and has fulfilled all its statutory compliance। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये बोल रहे हैं।
तो देखेंगे आगे जो आएगा उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। ओके, तो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और यहाँ पे जो छूटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।